सरस्वती नमो नमः। ओम माँ सरस्वती नमो नमः। ओम विद्यादायिनी नमो नमः। ओम हंसवाहिनी नमो नमः। बेटे आगे चलते हैं हम। बेटा हमारा जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं पहले साइंस में। बेटे इसको गेट को क्लोज कर दे बेटे, ये कर देगा बच्चा, जो थोड़ा सा आवाज बाहर की ना आ जा रहा। देखो बेटे कौन सा एंजाइम, अच्छे से समझना बेटे, क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है। नहीं बेटा समझ में, क्वेश्चन क्या है बेटे, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है। ठीक है, तो इसमें आएगा बेटे लाइगेज, ये रहा आंसर, लाइगेज। लाइगेज उसे देख लेना बेटा, है ना, क्लियर। हाँ, लाइगेज इसका क्या क्वेश्चन है बेटे, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है। तो बेटा वो लाइगेज जोड़ता है। क्या जोड़ता बेटे, लाइगेज। एक होता बेटे, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, एडीए। एडीए का पूरा नाम, एडीए, क्योंकि आपको क्या पता है, डीएनए का पता है पूरा, आरएनए का भी बता चुके हैं हम कई बार। तो बेटे ये आया एडीए। ए का मतलब देखो बेटे, इसका पूरा नाम पूछा, एडेनोसिन हो गया। क्या हो गया बेटे, एडेनोसिन। और ये बेटा हमारा हो गया डेमिनेज। क्या हो गया बेटे, डेमिनेज। नहीं बेटा समझ में, तो ये एडीए का पूरा नाम क्या, एडेनोसिन डेमिनेज। नहीं बेटा समझ में। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अच्छे से समझना इसे। तालाब, सबको पता तालाब, जो तालाब का पानी होता है, जो तालाब में पानी होता है, उसका जैव निम्नकरण से जुड़े हुए जो उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं बेटे, सूक्ष्म जीव। किस गैस का उपयोग करते हैं, भाई जीव भी तो गैस लेते हैं। अगर ये मान के किसी भी जीव जंतु या किसी को भी अगर गैस नहीं मिलेगी तो खत्म नहीं हो जाएगा। जैसे हमारे शरीर के लिए, मनुष्य के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो बेटे इसमें लिया तालाब के पानी जैव निम्नकरण से जुड़े सूक्ष्म जीव किस गैस का उपयोग करते हैं, मैंने लिख दिया ऑक्सीजन। क्या लिखा बेटे, ऑक्सीजन। ये सभी जीव जितने तालाब में पानी जैव निम्नीकरण से जुड़े हुए होते हैं बेटे, वो कौन सी गैस लेते हैं बेटे, ऑक्सीजन। अभी जब मैं पूछूंगा लास्ट में तो आपको याद होनी चाहिए कौन सी गैस लेते हैं, ये ऑक्सीजन। एक होता बेटा पारितंत्र में ऊर्जा प्रभाव होता है। परितंत्र में जो ऊर्जा प्रभाव होता है बेटे वो एक दिशीय होता है। क्या होता है बेटे, एक दिशीय। बेटे ये हमारे नीट में भी क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिशीय। ये लिखते हैं एक दिशीय, एक दिशीय। ठीक है बेटे। अब क्वेश्चन क्या आता है, खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई। समझिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला की आधार की भूत इकाई क्या है। ये है बेटे उत्पादक। क्या है बेटे, ये उत्पादक या स्वयं पोषी भी हो सकते हैं। बेटा इसका आंसर स्वयं पोषी भी हो सकता है और उत्पादक भी हो सकता है। तो मैंने दोनों चीज लिख दिया, कहीं विकल्प में स्वयं पोषी दे दिया हो और उत्पादक ना दिया हो तो कभी आप इसको गलत बेटे ना करें। नहीं बेटी समझ में। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखनी है बेटी। खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई क्या है, या तो उत्पादक है बेटे या स्वयं पोषी। क्लियर है, स्वयं पोषी। अगला क्वेश्चन देखो बेटे, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है। खाद्य श्रृंखला का मुख्य कारक क्या है, मुख्य कारक। देखो ये क्या था, खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई। ये क्या है, खाद्य श्रृंखला, लेकिन इसका मुख्य कारक क्या है। मैंने लिख दिया बेटा ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा। क्या लिखा बेटे इसका आंसर, खाद्य श्रृंखला का मुख्य कारक क्या है, ऊर्जा। है बेटे समझ में। आप सभी जानते बेटे कि ऊर्जा जो होती है ये बेटे सूर्य से शुरू होकर, देखो समझो अच्छे से, ये ऊर्जा सूर्य से शुरू होकर और बेटे जितने भी हमारे पौधे और जीव जंतु हैं तक जाती है। नहीं बेटे समझ में। आप देखना जब सूर्य निकलेगा तो बेटे ये क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला का मुख्य कारक क्या बेटे, ऊर्जा, एनर्जी। तो ये सूर्य से शुरू होकर जितने हमारे पेड़ पौधे जीव जंतु सभी में बेटे
इसलिए कहा जाता है सूर्य का निकलना बहुत जरूरी होता है। आप देखते जब कई दिन कोहरा में या उसमें सूर्य नहीं निकलता तो बेटे बहुत सारे पेड़ मुरझा जाते, जीव जंतु सब चीजों का आप देखते उस पर असर पड़ता है। सूर्य की जो ऊर्जा है बेटे वो विटामिन डी भी हमें देती है, विटामिन डी ना बेटे, तो इसलिए बेटे सूर्य भी निकलना बहुत जरूरी है, धूप भी। आगे चलते बेटे, ये सभी बच्चे देखो ये जीके का भी क्वेश्चन है और उत्तर प्रदेश का राज्य, राष्ट्र नहीं पूछा मैंने, कभी राष्ट्र समझ बैठो, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो एक राज्य है। उत्तर प्रदेश क्या है? भारत का स्टेट। और ये सब आप जानते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या में उत्तर प्रदेश में ही है भारत के अंदर। नहीं बेटे, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हमारे भारत में सबसे बड़ा राज्य है बेटे राजस्थान। अच्छे से समझ लेना, देखो ये क्वेश्चन आप लोग जो एसएसटी के बच्चे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो एरिया होता बेटा उसमें हमारे आप सभी को पता है बेटे भारत के अंदर 28 तो राज्य हैं। भारत के अंदर कितने राज्य हैं बेटे? 28। और बेटे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 क्या बेटे? केंद्र शासित प्रदेश। टोटल कितने हुए? 36। कितने हुए बेटे? 36। 36 में अगर आपसे यह पूछा रहा हूं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस में है तो उत्तर प्रदेश में, भारत के अंदर। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि में राजस्थान प्रथम स्थान पे, ध्यान रखना। कभी ये क्वेश्चन बहुत मैंने देखा उत्तर प्रदेश पे जाते और वो पूछता क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप राजस्थान लिखेंगे भाई इसमें, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछे उत्तर प्रदेश। तो मेरा क्वेश्चन जब ऐसा आया तो मैंने उसे और आपको ज्यादा बताने का प्रयास किया जब उत्तर प्रदेश का नाम आया। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस क्रेन। क्या बेटे? सारस क्रेन। सबने देखे होंगे पहले सारस क्रेन बेटा, ऐसे में बड़े बड़े वो होते दिखाई देते, जैसे वो होते सारस उड़ते, मतलब ये तालाब पोखर उनमें ज्यादा आसपास दिखाई देते, नहीं बेटे समझ में। तो बेटा हमारा राज्य पक्षी कौन सा बेटे? सारस क्रेन। अब संख्या इनकी कम होती जा रही है बेटे, पहले बहुत अधिक थी अब। तो ये बेटा उत्तर प्रदेश का आप राज्य पक्षी जो है, कहीं मोर मत लिख देना, गुरुजी मोर, अरे भाई वो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, ये राज पक्षी है। बस यही बच्चा अंतर कर जाता, ऑप्शन में मोर भी देगा, वो अनोखा मोर ही था, वो राष्ट्रीय है, वो पूरे भारत का है। और हमारे उत्तर प्रदेश को क्या? सारस क्रेन। आगे चलते हैं, घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? बेटे ये राजस्थान में है। घाना किसमें बेटे? राष्ट्रीय जो उद्यान है राजस्थान में। लो गुरुजी राजस्थान बहुत बड़ा जिला, बता दो कौन से जिले में? भैया ये भरतपुर में, भरतपुर जिले में है ये, नहीं समझ में। अगर आपसे पूछा जाए घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान। और वो ये भी पूछ सकता है राजस्थान के कौन से जिले में है, उसने दे दिया घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तुरंत लिख देना भरतपुर। नहीं बेटे समझ में। मैंने एक क्वेश्चन को बेटे क्वेश्चन बनाना सीखिए। जब एग्जाम पेपर बनाए एग्जामिनर, तो उसके माइंड में जो क्वेश्चन हो उससे 3 गति आपका चलना चाहिए, तो आप पेपर में असफल नहीं होंगे। अगर आपने उतना ही किया है जितना केवल किताबें दिखा रही हैं या वो, तो बेटे वो क्वेश्चन थोड़ा सा एक तो जब बाहर से आ जाता, बच्चा कहता है तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, वो बस हम वहां तक पहुंचे नहीं। क्या नहीं पहुंचे? वो हमारी सोच वहां तक नहीं गई कि ऐसा भी आ सकता है। और जिनकी सोच वहां तक पहुंच जाती है वो कहते हैं पेपर बहुत बढ़िया है ना। तो बेटे ये आपका घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में बेटे? राजस्थान के भरतपुर जिले। क्लियर है? अब मैं आपसे एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटे, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है? आप बोलेंगे लाइगेज, बोलिए, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है? लाइगेज। अब आप तेज आनी चाहिए। एडीए का पूरा नाम? तालाब के पानी में जैव न्यूनीकरण से जुड़े सूक्ष्म जीव किस गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन। परितंत्र में ऊर्जा प्रभाव होता है? खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई है?
खाद्य श्रृंखला का मुख्य कारक क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान। कौन से जिले में स्थित है? भरतपुर। बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्लियर है आप? बेटे डस्टर किधर चला गया? डस्टर, हाँ बेटे डस्टर। बेटे अब मैं थोड़ा बेटे आपको जो आ रहा बेटे एसएसटी से जुड़े हुए क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। किसमें बेटे? एसएसटी पर। अब बेटे माता सरस्वती की पूजा चल रही है कई दिन से, 23 तारीख से बेटे। आज तीसरा दिन है बेटे, कल विसर्जन है। सभी बच्चे वहां पहुंचे बेटा और माता सरस्वती का आशीर्वाद लें। वो आप पर बेटे, सभी बच्चों पर और हम पर, सब पर बेटा कृपा अपनी बरसाती रहे। आज बहुत भीड़ रहेगी। आज लोग बिहार से भी बहुत आ रहे हैं, नहीं बेटा? समझ में शाम के समय पूरे उस पर पार्क में बेटे, उसमें मैदान में लगा दी गई है टेंट वगैरह सब चीजें। तो बेटा सभी बच्चे वहां पहुंचे शाम के समय, क्योंकि माँ का प्रसाद और आशीर्वाद बेटे दोनों आपको मिलेंगे। आप माता की शरण में जाएंगे। हम तो बेटे केवल आपको मार्गदर्शन दिखाते हैं, लेकिन बेटे फल तो माता सरस्वती ही आपको देंगे, नहीं बेटा? समझ में? इसलिए माता सरस्वती का आशीर्वाद लेना जरूर जाए, क्योंकि बेटे कल विसर्जन है। कल माता सरस्वती की मूर्ति का बेटे विसर्जन होगा दोपहर के बाद। लेकिन आज आप सभी वहां पहुंचे बेटे और अपने माथे को माँ के चरणों में टेक दो बेटे। विद्या तो बेटे आपको, एक कहते हैं ना, गुरु तो केवल ज्ञान देता है। कहते हैं ना, एक भगवत गीता में लिखा हुआ है, अर्जुन कर्म कर फल की इच्छा मत। तो बेटा आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। माँ के शरण में जाइए, माथा टेकिए कि माँ हमें इतना आशीर्वाद बनाए रखना। माँ हम कभी भी किसी से ज्ञान में पीछे ना रहे और आगे बढ़ते चले जाए। अच्छा ज्ञान का हम सबको प्रसार करें, नहीं बेटा? समझ में? तो इसलिए बेटे ये चीज अब हम आगे चलते हैं एसएसटी के क्वेश्चन। एक मैं पुराना एसएसटी का क्वेश्चन जरूर पूछूंगा आप सबसे। अब मैंने बताया था क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट हो जाता है, भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। समझ लो भाई अच्छे से, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे भारतीय संविधान लिखने में। और बेटे आप सब जानते हैं कल 26 जनवरी है। 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ। लिखित संविधान लागू हुआ था बेटे। कब हुआ था बेटे? वहां पहुंच जाओ, वहां जगह यार, पैर उसको मत रखना, नहीं बेटे? समझ में? सबसे मेन पॉइंट है बेटे, मैंने आपको जो बताया उसे अच्छे से समझिए। मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, भारतीय संविधान लिखने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 18 दिन इतना समय लगा भारतीय संविधान लिखने में। गुरुजी लिख के कब तैयार हो गया था? जो उन्होंने पूरी रिपोर्ट सौंप दी थी 26 नवंबर, क्या बेटे? 26 नवंबर 1949 में, 1949 में बेटे ये लिखकर तैयार हो गया था और बेटे कमेटी ने वो सब सौंप दिया। 26 नवंबर में हमारा संविधान लिख गया था, तैयार हो गया था, लागू नहीं हुआ था, बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949। गुरुजी लागू कब हुआ वो आप सब जानते हैं, कल डेट आ रही है उसकी। कल आप रिपब्लिक डे मनाएंगे, पूरा देश मनाएगा। और जो हमारे बाहर विदेशों में भी हमारे भारतीय बैठे हैं, वो भी अपने देश याद करते हैं। ये नहीं है कि भारत में लोग, जो हमारे विदेशों में लोग रहते, वो भी उस आजादी का पूरा लुत्फ उठाते। तो बेटे ये हमारा क्या है? और जो 26 जनवरी जो कल का दिन है, 26 जनवरी 1950 में बेटे हमारा संविधान लागू कर दिया गया था लिखित में। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस आप सब जानते हैं 15 अगस्त 1947, 1947।
अगर स्वतंत्रता दिवस पूछी जा रही है तो बेटे वो 1947 15 अगस्त। और बेटे अगर आपसे बेटे रिपब्लिक गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा तो वो 26 जनवरी 1950 जो कल है बेटे। तो ये हमारा मैंने आपको बता दिया। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि बेटे कल संविधान का दिन है, कल सभी संविधान को याद करते हैं। तो बेटे कल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान, और जिसमें बेटे कमेटी के मुख्य सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी नाम उल्लेख। ये नहीं है कि उन्हें पीछे है ना, लेकिन बेटा उसकी अध्यक्षता जो उनके मैन वो थे बेटे, वो किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कितने समय में? 2 वर्ष 11 महीने 18। कब लिखकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। ऐसे क्वेश्चन याद करा करो, क्वेश्चन में से करीबन बेटा इसमें 63 लाख से अधिक खर्चा बताया जाता। जो संविधान लिखने में कितने खर्चा आया बेटे? 63 लाख से अधिक मोर देन माना जाता है बेटे समझ में। तो ये सब चीजें हमें अपने संविधान के बारे में पता होना चाहिए। संविधान के खिलाफ हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। अगर हम संविधान के खिलाफ कोई कार्य करेंगे तो कानून हमें उसकी सजा देगा में। इसलिए सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में रहकर हर कार्य करना। अब हम आगे चलते हैं बेटे। ये तो मैंने आपको बता दिया बेटे, ये क्या है बेटे? भारतीय संविधान के बारे में। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, पहले भी मैं बता चुका हूं। एक क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो कल 26 जनवरी है तो आज ज्यादातर क्रांतिकारियों से जोड़ूंगा। आज क्रांतिकारियों से क्वेश्चन ज्यादा जोड़ूंगा आज कल। तो बेटे मैं अभी जो पूछ रहा हूं, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने चलाया। किसने चलाया बेटे? 1942 में 1942। मैंने कल क्वेश्चन बताया था आपको, सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी, वो कौन सा क्रांतिकारी था? खुदीराम। सब बच्चे ज्यादातर भगत सिंह कर जाते हैं विकल्प में। नहीं बेटा, 18 वर्ष की उम्र में खुदीराम को फांसी दे दी गई थी। जब वो 18 वर्ष का था ना, तो जब उसको फांसी दे दी गई थी 1908 में। 1908 में सबसे पहले खुदीराम को सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी था। वैसे तो 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी बैरकपुर की जेल में, मेरठ। क्रांति कहां से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। कहां से हुई थी? मेरठ से। मेरठ की धरती क्रांतिकारी धरती मानी जाती है, क्योंकि शुरुआत ही वहां से हुई है। जो जन्म क्रांति का है वो कहां से है? मेरठ से। नहीं बेटा समझ में? तो ये आप समझ गए होंगे, सबसे कम उम्र में 18 वर्ष की आयु में खुदीराम फांसी दे दी गई थी, जो क्रांतिकारी। नहीं समझ में? आपको भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव, इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। किनको? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। लेकिन उससे पहले तो 1908 में किसको कम उम्र में दी गई थी? खुदीराम। खुदी खुदी राम, राम राम। बताओ कितना बड़ा क्रांतिकारी होगा बच्चा 18 वर्ष की एज में। सोचो, जिसने अपनी देश के लिए बलिदान दे दिया, वो भी तो बच्चा था किसी माँ बाप का। तो देश के प्रति क्या था? वो समर्पित था। बेटे समझ में? इसलिए मैं कहता हूं बेटे, जैसी संगत में रहोगे वैसे बन जाओगे। जैसी संगत में रहोगे, जैसे आपके दोस्त होंगे, जैसे आपके आस पड़ोसी होंगे। मैं जब भी तो कहता हूं अच्छे लोगों को चुनो, चाहे 2 लोगों को चुन के साथ रहो। वो जरूरी नहीं हजारों की फौज में चलो, लेकिन
अच्छे चुन लो। नहीं बेटा समझ में? अगला क्वेश्चन मैं जो आपसे पूछ रहा हूं बेटे, एक चोरी चोरा कांड था, क्या था? क्रांतिकारी से वो है चोरी चोरा कांड। ये कहां हुआ था? नहीं, गोरखपुर में। चोरी चोरा कांड गोरखपुर में 1922 1922 में हुआ था भाई, गोरखपुर में। उसमें बेटे हमारे क्रांतिकारियों ने बेटे ये कहते हैं कि बहुत सारी वहां पुलिस चौकियां जला दी गई थी। उसमें 21-22 लोग 26 लोग दिखाए जाते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई तो उसमें मारे गए थे। फिर गांधी जी ने कहा भाई ऐसा आंदोलन हमें नहीं चाहिए जहां निर्दोष लोग मारे जा रहे। तो बेटे वो जो आंदोलन था चोरी चोरा कांड, वो गांधी जी ने बंद कर दिया। नहीं बेटे समझ में? वो चाहते थे शांति से देश को आजादी मिले, खून खराबा ना हो। और आपको पता दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। और प्रथम विश्व युद्ध मैंने कब बताया था? 1914 में बताया था। 1914 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, और 1918 तक चला था या नहीं? तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, भारत में सबसे साफ नदी कहां स्थित है, मुझे तो आज ये बताओ। देखो आज तक आपने ज्यादातर क्वेश्चन सुने हैं कि भाई सबसे बड़ी नदी कौन सी है भारत? गंगा नदी सुना है। मैंने आज क्वेश्चन बदला है, मैंने पूछा है, सभी जानते हैं कि प्रदूषण कितना भारत में बढ़ रहा है इस समय। प्रदूषण को बचाव करना बेटे बहुत जरूरी है, प्रदूषण रोकना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाया करो बेटे, जिससे आने वाली पीढ़ी को भी बेटे ऑक्सीजन आसानी से मिलती है। ये बेटे आप लोगों युवाओं का बहुत बड़ा रोल रहेगा। अगर आप लोगों ने पेड़ पौधे लगाए तो बेटे आने वाले भविष्य के पीढ़ी कम से कम आप अच्छा जल वायु ये तो दे के जाना, और कुछ नहीं दे के जाओगे। नहीं बेटे समझ में? तो मैंने आपसे पूछा भारत में सबसे साफ क्लीन नदी बता सकता कहां है, कहां स्थित है? अनु गुरुजी आप नदी का नाम भी पूछेंगे? पूछूंगा जरूर। जब एक बात बताओ, एक क्वेश्चन है तो ये भी तो हो सकता है भाई कौन सी नदी है, जरूरी है क्या वही क्वेश्चन आए? बताओ। मैं बता रहा हूं आपको, सबसे साफ नदी अगर भारत की है तो मेघालय में। चलो ये मैंने बता दिया कहां है, मेघालय में। बताओ कौन सी नदी है, बताइए। उमंगोट नदी, उमंग नदी, उमंगोट नदी, उमंगोट नदी कहां है? मेघालय। उमंगोट नदी है मेघालय में, जो भारत की सबसे साफ नदी है। नहीं बेटे समझ में? ऐसे लगता पानी जैसे बादल, जब नाव चलाते हैं ना नाविक, तो वहां ऐसा लगता जैसे पानी भी बादल एकदम सफेद। नहीं बेटे समझ में? तो इसलिए आप समझ गए कि ये कहां बेटे? मेघालय में, उमंगोट नदी। क्लियर है? और ये आपको प्रदूषण से बहुत सारी चीजें बताई थी कि भाई प्रदूषण वहां नहीं है, जब तो इतना साफ है। और गंगा नदी में इतना प्रदूषण बढ़ा रखा, लोगों ने गंदी कर रखी है, जो चाहते वही डाल देते। तो भैया गंदी तो हम लोग ही कर रहे हैं पर्यावरण को। तो इसलिए कहा जाता बेटे सभी मनुष्य को, सभी मानव, सभी जीव जंतु, सभी को बेटा इस चीज का जो होता है बेटे, जीव जंतु पता नहीं होता भाई, लेकिन मानव को तो पता मैं क्या कर रहा हूं। जानबूझ के की गई गलती तो भाई मनुष्य को पता है ना। चलो बेटे जो जानवर होते हैं वो पेड़ उसमें पानी में बढ़ गया, उन्हें नहीं पता होता है। तो इसलिए बेटे आप लोगों का कर्तव्य है, हम लोगों का कर्तव्य है कि जिस चीज का हमें पता उसका हम सही प्रयोग करें। तो बेटे मेरा अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे पहले प्लास्टिक के नोट चले? हमारे यहां तो कागजी मुद्रा आपको पता है, सिक्के हैं,
मानते हो भाई? हमारे यहाँ सिक्के हैं, कागजी नोट है। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं, प्लास्टिक वाली करेंसी जो नोट है, हमारे तो कागज वाले उखड़ जाते हैं। प्लास्टिक वाली धातु, तुम्हें पता है प्लास्टिक मजबूत होती है, वो जल्दी से बेकार नहीं होगी। तो ऐसा कौन सा देश है जिसमें प्लास्टिक के नोट चलते हैं? बताएगा कोई बात? भैया प्लास्टिक के नोट ऑस्ट्रेलिया में। क्या है बेटा? ऑस्ट्रेलिया। सबसे कहां? ऑस्ट्रेलिया। वैसे तो 45 देशों में चल रहे हैं या लगभग। कितने देशों में चल रहे हैं? 45 देशों में लगभग। जैसे हमारा न्यूजीलैंड, कनाडा, इन सभी में बेटे प्लास्टिक की मुद्रा चल रही है, प्लास्टिक के नोट। क्या बेटे? प्लास्टिक के। आपसे पूछ लिया जाए कि भाई प्लास्टिक की नोट को, और बेटे ये मुद्रा जो होती है, ये जो नोट होते हैं, ये बेटे हमारे कागजी मुद्रा से मजबूत होते हैं। ये तो आप समझ ही रहे हैं कि बेटा वो जल्दी से बेकार नहीं होते। आपको पता प्लास्टिक जल्दी से बेकार नहीं होते, और ना जल्दी से आप फाड़ सकते प्लास्टिक मुद्रा, नहीं बेटा? समझ में? तो ये बेटा आप समझ गए होंगे कि प्लास्टिक जो नोट है वो कौन से देश में चल रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया। और वैसे तो 45 देशों में है, जहां पे बेटे यहाँ तक न्यूजीलैंड, कनाडा बहुत आगे है ना, बहुत सारे देश हैं ये। अब मैं पूछूंगा आपसे, हमारे क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आजाद, कौन थे? वो कहां शहीद हुए थे? अल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज। प्रयागराज का पहला नाम जानते हैं क्या था? इलाहाबाद। ये भी आपके लिए चुनौती है कि अब कुछ शहरों के नाम बदल गए, तो पहले क्या थे भाई? पहले चेन्नई को मद्रास कहते थे। चेन्नई को क्या बोलते थे? मद्रास। अब मद्रास क्या है? चेन्नई। पहले इलाहाबाद हुआ करता था, जो अब प्रयागराज है। जो पहले काशी हुआ करती थी, वो आप वाराणसी है। तो ये आपको पता रखना पड़ेगा बाबूजी कि इस समय क्या है। ये नहीं है कि इतना आसान होती है कोई चीज बेटे। शिक्षा समय और त्याग मांगती है बेटे। शिक्षा समय और त्याग मांगती है बेटे। और जिसने त्याग और संघर्ष किया है बेटे, वो बेटे इतिहास लिखते हैं आपके सामने। आप देख लेंगे कि भीमराव अंबेडकर, ये सब चीजें बेटे आपको दिखाई देगा कि इतिहास है बेटे सर में। और ये मैं पहले भी कह चुका हूं बेटे, मन में कभी नर्वसता पढ़ाई के प्रति नहीं लागी। एक गरीब का बच्चा, बेटी हो या बेटा हो बेटा, वो भी IAS IPS बनकर इतिहास लिखते हैं। वो भी आप लोगों में से होते हैं भाई, वो कोई दूसरी मिट्टी के बने हुए नहीं होते, आप ही लोगों में से होते हैं। बस फर्क इतना होता बेटे, उन्होंने अपने लक्ष्य को पहचान लिया है। उन्होंने अपनी गरीबी को मात देने का ठान लिया है। उन्होंने अपने देश में सम्मान के प्राप्त करने के लिए मन में ठान लिया कि सम्मान प्राप्त करना। फर्क कितना है। मैं पहले भी बोल चुका हूं और फिर उस लाइन को कह रहा हूं बेटे, आगे बढ़ाने वाले इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं, और पीछे खींचने वाली लगाम आपको हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर तिरहाए, हर गली, हो सकता घर में भी मिल जाए। इसलिए तो कहता हूं कि संगत चुनो अच्छी, अच्छी संगत को पहचानो और आगे बढ़ जाओ। अब मेरा अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता बेटा आपसे। मैंने अभी बताया बेटा चंद्रशेखर आजाद, अल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज। आप सभी जानते हैं हमारा जो क्रांतिकारी भगत सिंह कौन से राज्य से था? पंजाब से। कहां से था? पंजाब। अब बेटे बहुत कम उम्र में ही बेटे हंसते हंसते देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। तो ऐसे क्रांतिकारी पैदा नहीं होते बेटे। अब पैदा नहीं होते, क्योंकि अब लोग ज्यादातर अपने लिए सोचते हैं और
क्रांतिकारियों का केवल अपने देश के प्रति सोच थी। उनके लिए माँ बाप सब कुछ क्या थे? देश। ना बेटा समझ में? तो ये सब चीजें बेटे इतिहास में जब पढ़ोगे जब तो आप लोग सीखोगे कि यार देश में किस किस लोग ने देश के लिए बलिदान दिया इतना। अगला क्वेश्चन बेटा मैं पूछ रहा हूं आपसे, ऐसा कौन सा देश है? देखो आपने लाल सूर्य सबने सुना है, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं आज, ऐसा कौन सा देश है जहां हरा सूर्य दिखाई देता है? बताओ। मैंने पूछा ऐसा कौन सा देश है जहां हरा सूर्य दिखाई देता है? सुना पहले क्वेश्चन? लाल तो सभी को पता, लाल सूर्य अभी तुम्हारे यहां भी दिखाई देगा। मैंने पूछा ऐसा कौन सा देश है जहां सूर्य हरा दिखाई देता है? वो है नॉर्वे। क्या है? नॉर्वे देश में सूर्य हरा दिखाई देता है। ये नहीं कि हर समय, कभी ये सोच के बैठ जाए नहीं बेटे समझ में। किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? नॉर्वे में। ये आपको ध्यान रखना, किस में दिखाई देता? नॉर्वे में। क्योंकि ऐसा होता बेटा ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। अब कौन सा ग्रह रात को लाल दिखाई देता? जब सूर्य की बात आई तो मैंने ग्रह भी पूछ लिया। भाई ग्रहों का राजा माना जाता सूर्य को। ग्रहों का राजा कौन होता? सूर्य। लेकिन खगोलीय विद्या के अनुसार ग्रहों का राजा बृहस्पति को माना जाता। देखो मैं पूरा बता रहा हूं आपको, जो खगोलीय वो है पूरा, उसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई ग्रहों का राजा कौन है, ग्रहों का राजा पूरा, तो कौन रहेगा? बृहस्पति। अब ऐसे बेटे ग्रहों का राजा हमारा क्या होता है? सूर्य। मैंने बता दिया इस चीज पर, आपको कभी डाउट रहे तो गुरुजी आपका क्वेश्चन जो था वो बताइए। मैंने पूछा था कौन सा ग्रह रात को लाल दिखाई देता है? कौन सा ग्रह रात को लाल दिखाई देता है? कौन बताएगा? मंगल। कौन सा ग्रह दिखाई देता है रात को लाल? मंगल। क्लियर है? मंगल। अरे बेटे मंगल तो मंगल ही हो बेटे समझ में। और ग्रहों का राजा मैंने क्या बताया? बृहस्पति। और सूर्य भी ग्रहों का राजा। अगला क्वेश्चन मैं पूछूंगा सूरज से। जब नाम सूरज तो इसका काम भी सूरज। अगला क्वेश्चन क्या है उसे अच्छे से समझ। सूरज एक दिन हमने एक क्वेश्चन बताया था, भारत की पहले राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। भारत की पहली राजधानी दिल्ली से पहले क्या हुआ करती थी? कोलकाता। जब कोलकाता हुआ करती थी तो दिल्ली कौन सी सन में राजधानी बनी भारत की? 1911। बिल्कुल राइट जवाब। 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई और दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। क्या थी बेटे? कोलकाता। और जब बेटे आजादी का वो हो और जलियांवाला बाग याद ना करे जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हमारे हजारों लोग निर्दोष मौत के घाट उतार दिए थे अंग्रेजों ने। जानते हैं जलियांवाला बाग कहाँ है? पंजाब के अमृतसर शहर में, जिसमें हमारे हजारों लोग मारे गए और कितने हजारों लोग घायल हो गए, कितने लोग घर से बेघर कर दिए गए, कितने बच्चों से माँ बाप छीन लिए गए और कितने माँ बापों से बच्चे छीन लिए गए।
मैं बेटे समझ में। तो ये सब चीजें कब हुई? 13 अप्रैल 1919 में। ये बेटे अंग्रेजों का बहुत बड़ा हमला माना जाता, जो हमारे निर्दोष लोग मानते। और बेटे ये किसने कराया था? ये जनरल डायर ने कराया था। ये घटना हमारे देश को अंजाम किसने दी थी? जनरल डायर। और जनरल डायर को मारा था ऊधम सिंह। किसने मारा था? ऊधम सिंह। अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं जो दुनिया है, पूरा संसार, इसमें सबसे पहला इंसान किस देश में पैदा हुआ? देखो क्वेश्चन कितना लाजवाब। यहाँ पे मतभेद रहे ना क्वेश्चन, ये तो आप सोचने की बात है, क्योंकि सही सटीक कौन सूच को देगा जब पहला इंसान पैदा हुआ था? मैंने कहा दुनिया में सबसे पहला इंसान कौन से देश में पैदा हुआ था? बेटे ये अफ्रीका देश में माना जाता है। किसमें माना जाता? अफ्रीका देश। जो सबसे पहला मनुष्य की आकृति का इंसान देखा गया है, वो बेटे अफ्रीका में कहा जाता है। किसमें कहा जाता बेटा? अफ्रीका। दुनिया का सबसे पहला पैदा होने वाला व्यक्ति कौन से देश में माना जाता? अफ्रीका में। ध्यान रखना, क्वेश्चन बड़ा है, इतना जवाब आसान नहीं था, सोचने लग जाएंगे। क्योंकि आप तो सोचेंगे बड़े बड़े देशों में नाम ले दे, चीन, अमेरिका, भारत है ना, तो बेटे ये चीज नहीं है, ये अफ्रीका में माना जाता है। किसमें बेटे? अफ्रीका में। क्या माना जाता है अफ्रीका में? दुनिया का सबसे पहला इंसान पैदा है, मनुष्य पैदा। जब 26 जनवरी की बात आ जाती है तो राष्ट्रगान बहुत महत्व हो जाता है। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा देश है जिसका सबसे बड़ा राष्ट्रगान है? मतलब सबको पता, सब देशों का राष्ट्रगान होता है। आपको अपने देश का भी राष्ट्रगान पता है, जनगण मन। ठीक है बेटे, मेरा क्वेश्चन जो आपको कहना है कि ऐसा कौन सा देश है, या ऐसे भी बोल सकते हैं किस देश का राष्ट्रगान सबसे बड़ा है? किस देश का राष्ट्रगान सबसे बड़ा है? तो बेटे इसमें राष्ट्रगान सबसे बड़ा ग्रीस, कौन से देश का सबसे बड़ा? ग्रीस देश का माना जाता है। वैसे बहुत सारे चीजों में जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो मतभेद जरूर पड़ा रहता, लेकिन किस देश का माना जाता? ग्रीस। समझ गया? नहीं समझे? राष्ट्रगान किस देश का सबसे बड़ा है? ग्रीस। क्लियर है? आगे चलते बेटे। गुरु जी अब क्या पूछेंगे आप? हाँ, हम पूछेंगे आपसे हमारे उत्तर प्रदेश में कितने जिले? 75। क्या है? 75। देखिए समझिए, हमने एक दिन लिखा था, एक वीडियो में अपनी में दिया था UMR। क्या दिया था? UMR। क्या दिया था हमने? UMR। हमने दिया था UMR। आपको मिलती है OMR सीट। पेपर में क्या जब करते कंपटीशन है, OMR सीट कहते हैं ना, मैंने OMR सीट फिल कर दी। मैंने दिया आपको UMR, भाई O की जगह U कर दिया मैंने। U क्या है? UP। और M क्या? MP। और R क्या? राजस्थान। UP, MP, PP। अब P के बाद कहा है R। देखो समझो मेरी बात है, लॉजिक में। P के बाद क्या लिखा? जैसे ABCD है, EFGHIJKLMNO। P के बाद क्या है? Q। और Q के बाद क्या आया? तो एक अक्षर तो आपको मिसिंग करना पड़ेगा। देखो यूपी में कितने जिले? 75 जिले। ये लिख दिया 75 जिले। MP में कितने जिले? 55 जिले।
और राजस्थान में कितने 41 जिले। तो भारत का सबसे ज्यादा जिले किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। पहला पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट, ये लो फर्स्ट, ये इसकी आई है फर्स्ट पोजीशन। किसकी आई जिलों में सबसे फर्स्ट पोजीशन? उत्तर प्रदेश। हर सेकंड पोजीशन का ये बालक है, सेकंड पोजीशन जो सेकंड तो ये आया एमपी, और थर्ड पोजीशन का ये रहा हमारा थर्ड जो है। फर्स्ट में कितने जिले? फर्स्ट पोजीशन लेकर आया उत्तर प्रदेश जिले में, जनसंख्या में भी फर्स्ट पोजीशन है, पहला स्थान। एमपी जिले में कौन सा स्थान लिए बैठा? दूसरा स्थान, सेकंड नंबर पर बैठा एमपी, ऐसी ना है एमपी। तीसरे स्थान पर बैठा राजस्थान। ये तीनों मिलाकर कितना होगा? जोड़ लो, पीछे के 5 और 1 6, 6 5 11, कैरी लगा 1, 4 5 9, 9 7 16, 1 हासिल का 171 जिले लिए बैठा। 3 टोटल जिले कितने? 797 इंडिया में। भारत में कितने जिले? 797। आज 797 में बताओ 3 171 लिए हुए, और जिनमें इनके सांसद पूरे, उनकी प्रधानमंत्री उनको दे सकते। ये तो आप देख रहे हैं कितनी पावर है। 272 चाहिए टोटल। कितने चाहिए? 272 सरकार बनाने के लिए। क्वेश्चन है, अच्छे समझ लो। लोकसभा में हमारे कितने सांसद माने जाते हैं? 543 सीट है। कितनी है? 543। 543 में से कितने चाहिए? 272 सरकार बनाने के लिए। अगर प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारे देश में कितने सांसद होने चाहिए? लोकसभा सदस्य जो सांसद 272 है, जिसके 272 निष्पक्ष सरकार बन गई, किसी का गठबंधन की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। अगर इससे कम पड़ के दूसरी पार्टी मिलाई तो गठबंधन की सरकार कही जाती है। अच्छे से समझ लो, इस समय हमारे देश में गठबंधन की सरकार है। कभी आप ये सोच रहे हो? नहीं बेटा, सच में अकेले की सरकार नहीं है इस समय, क्योंकि बीजेपी के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके भी सांसद है इसमें जुड़े हुए हैं ना बेटा, कर्नाटक के भी जुड़े हुए हैं। तो ये सब मिलकर भारत की सरकार है इस समय गठबंधन। पूछ लिया जाता गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो बेटा वही गठबंधन हो जाता है। तो अब 272 आपसे पूछ ले जाए बहुमत के लिए कितने सांसद चाहिए लोकसभा में, तो बहुमत के लिए 272। कितने में से? 543। और आप सुन लीजिए, अपने उत्तर प्रदेश में कितने विधायक होते हैं? 403 है टोटल सीट उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 403, जिसमें से 202 वाला सरकार बना देगा एक तक। जिसकी 202 आ जाएंगे उनका बेटे मुख्यमंत्री हो जाएगा, सीएम। समझ गए? क्या हो जाएगा बेटा उनका? सीएम। बेटे एक सेकंड बेटे, नहीं बेटे समझ में? तो हमारा 272, ये हमारी क्या बेटा? लोकसभा से। मैं अभी बता रहा था बेटे आपको उत्तर प्रदेश की। किसकी बेटे? जो हमारे उत्तर प्रदेश में एमएलए होते हैं, नहीं बेटे समझ में? तो विधायक जो होते हैं वो 403 है पूरे भारत के अंदर, नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में। भारत में नहीं, भारत में तो लोकसभा सीटें कितनी? 543 मैंने बताई। जो प्रधानमंत्री को कौन बनाता? लोकसभा। जो आपको सब पता है कि प्रधानमंत्री हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी इस समय कौन है? 12 प्रधानमंत्री बने, 2014 में बने थे फर्स्ट बार, और आप समझ सकते हैं 11 साल लगभग हो गई, 12वीं चल गई।
2014 में आई थी बीजेपी सरकार, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, और इस समय वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी जी हैं, और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री देश के, बहुत अच्छे, इसमें कोई दो राय नहीं। सोच बड़ी होनी चाहिए बस, और सोच उनकी बड़ी है। और इस समय हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया कौन है? सीएम, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, और वो भी अपना कार्य बड़े बखूबी, बड़े अच्छे से निभाते हैं। और बेटे, कमियां तो दुनिया में निकाली जाती है, कमियां तो हर किसी में गिनाई जाती हैं, लेकिन उसकी 90 अच्छाइयों को आप 10 बुराइयों में जीरो कर देंगे क्या? नहीं, 90 में से 10 घटा लीजिए, कितनी अच्छाई बची फिर भी? 80% कम होते हैं नंबर, फर्स्ट रैंक पाता वाला। 60% आते नहीं, किस पर पहुंच जाता हो? फर्स्ट लिखी आ जाती है बोर्ड में, आ जाती है नहीं, तो वो कहते हैं फर्स्ट क्लास से पास हुआ है। 75 पे डी लग जाती है, डिक्टेंशन। तो हर किसी की बुराई को कंपेयर मत करो, उसकी अच्छाई में से बुराई घटा लो। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं सबसे अच्छा, उसकी जितनी अच्छाइयां हैं उनमें से बुराइयां घटा लीजिए, और जब देखिए क्या एवरेज निकल के आता कि बुराई ज्यादा है, अच्छाई ज्यादा। अच्छाई ज्यादा तो अच्छा है, और बुराई ज्यादा तो बुरा है, इसमें क्या दौरा है? ये नहीं है कि 99 अच्छाई पर आप एक बुराई हो जाए गलती, या एक बुराई पर आप 99 अच्छाइयों को जीरो कर दो, तो आपसे अच्छा इंसान, बेकार इंसान कोई नहीं है भाई। अच्छाइयों को भी याद करो ना किसी की, या बुराई को ही आप अपने मन में बैठा लोगे? नहीं, बुरी धारणा वो करते हैं जो बुरे व्यक्ति, अच्छाई भी गिनो उसकी। बेटा समझ में, हर चीज बुराई में मत ढूंढो, बुराई ढूंढ रही है तो स्वयं में ढूंढो सब, है ना बेटा? जब हम स्वयं में अपनी बुराई ढूंढ लेंगे तो हम दूसरे बुराई नहीं निकालेंगे। बुरा संसार नहीं है, बुरे हम। अच्छा देखेंगे तो अच्छा दिखाई देगा, अब बुरा देखेंगे तो बुरा। ये तो मैंने अभी क्या कहा, संगत, सोच, ये है सब कुछ, नहीं बेटा समझ में? तो मेरा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे बेटे कि हमारे विधानसभा सीट जो हमारे यूपी के वो 403 है एमएलए, उनमें से हमारे कितनी सीटों पर हमारा मुखिया सीएम बन जाते हैं बेटे? 202। और लोकसभा सीट में कितना प्रधानमंत्री के लिए चाहिए? 272। और वैसे कितनी है क्वेश्चन में आ जाता है, लोकसभा सीटें कितनी? तो 543, 5 4 3। ठीक है बेटे? अगर उत्तर प्रदेश की पूछ ली जाए भाई विधायक की जो, वो बेटे आपको हमारी कितनी लिखी है मैंने टोटल? 403। क्लियर है बेटे? अब चलते बेटे हिंदी पर। किस पे बेटा? हिंदी। हिंदी को नहीं छोड़ना भाई। आज हिंदी पे हम लेंगे जीवन परिचय, पता है किसका? एपीजे अब्दुल कलाम का। एपीजे अब्दुल कलाम का। आप जानते हैं जब 26 जनवरी आ रही है तो आप अब्दुल कलाम को कैसे भूल सकते हैं? देश के लिए जो उन्होंने समर्पण किया, देश के लिए उन्होंने पूरी जीवन अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, कैसे भूल सकते? यहां कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, यहां देश, केवल भारत देश के अंदर सब जाति, सब धर्म को सम्मान दिया जाता है हमारे भारत। बस इंसान अच्छा होना चाहिए। मैंने क्या कहा? इंसान। हमारे देश में सबका सम्मान किया जाता है, जाति में देश को नहीं तोड़ा जाता, ना धर्म में देश को बांटा जाता। अच्छे इंसान की वो है, कानून है देश के लिए, कोई भी गलत करेगा सबके लिए समान दिया गया हमारे, और होता भी है। तो उसमें ये चीजें मैं अब आप सुनेंगे तो आपको याद आएगा कि एपीजे अब्दुल कलाम ने जो हमारे देश के लिए किया वो बहुत, मुझे नहीं लगता कि किसी भी वैज्ञानिक ने हमारे देश के लिए इतना किया जो हमारे अब्दुल कलाम जी ने किया। और बोर्ड में 12th क्लास में जीवन परिचय आ रहा है, आजकल चैप्टर डाल दिया गया है इसका, अच्छे से समझ लीजिए, जीवन परिचय आता है। इसलिए तो आप बच्चे, जो युवा बच्चे वो थोड़ा पढ़ेंगे जब तो आपको पता चलेगा हमारे अब्दुल कलाम जी ने देश के लिए क्या किया। अरे जब आप पढ़ोगे नहीं तो आपको क्या पता चलेगा कि क्या किया क्या नहीं किया। जब तो क्वेश्चन आते हैं पेपरों में, भाई आप उसको पढ़ें तो बेटा आप सुनिए, आप इनकी दास्तान, इनका जीवन परिचय सुनकर
निश्चित बेटा जज्बा पैदा होगा, आपके अंदर कार्य करने का जुनून पैदा होगा, ये निश्चित है बात। जब पढ़ाई में मन ना लगे तो मैं आपसे कहता हूं अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय पढ़ लिया करो, भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय देख लिया करो, पता चल जाएगा कि कितने संघर्ष। और जब देश के लिए न्यौछावर की बात आती है तो बेटे भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे, गांधी जैसे, नहीं बेटे सच में, मंगल पांडे जैसे, झांसी की रानी जैसे क्रांतिकारियों को, लाला लाजपत राय, नहीं बेटे सच में, ऐसे क्रांतिकारियों को पढ़ लिया। और बेटा जब भी कभी नर्वस होने का मन करता है ना, तो मैं आप कहता हूं भगवान के मंदिर पर जाकर अपने माथा टेका, वो आपको जरूर ऐसी शक्ति प्रदान करेंगे, आप आराम से। हर चीज में बेटा थोड़ा श्रद्धा होनी चाहिए। और भैया एकदम तो फल नहीं मिलता, उठाओ, और ऐसा नहीं है भाई, बहुत बड़ा जग है भाई, ये संसार बहुत बड़ा है, मानते हो इस चीज को? नहीं तो बेटा मैंने अभी चला APJ, मैंने लिख दिया APJ अब्दुल कलाम, क्या लिख दिया? अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। आज मैं इसका जीवन परिचय आपको थोड़ा संक्षेप में और थोड़ा बेटे आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। लिख दिया बेटे? और मैंने बेटे जे लिखना होगा, क्या लिखना बेटे? जी। हाँ, इसमें जी और जे में बड़ा वो हो जाता है कभी कभी। हाँ बेटे जे है, क्या है बेटे? जी। बेटे एक तो बात है अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ, अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ, सबसे बड़ी बात है इनका जन्म बताओ कब हुआ। 15 अक्टूबर, कब हुआ बेटा जन्म? 15 अक्टूबर 1931 में, ये लिख दिया मैंने, कब हुआ? 1931 में। भाई इस तारीख को जन्मे थे ये हमारे महान वैज्ञानिक। कब जन्मे थे? 15 अक्टूबर 1931, 1931। नहीं बेटा सर? दूसरा इनका जन्म स्थान कहां है? कोई स्थान तो है, बताइए, कौन बच्चा बताएगा? तमिलनाडु। कहां जन्मे थे? तमिलनाडु। कौन सा जिला था तमिलनाडु में? जिला भी तो होगा कोई, रामनाथपुरम जिला था बेटा। क्या था? रामनाथपुरम, रामनाथपुरम। समझ गए बेटे? ये जिला था बेटा, कहां? तमिलनाडु में। कहां बेटे? तमिलनाडु, तमिलनाडु के रामनाथपुर जिले। वहां बेटा एक पड़ता है रामेश्वर, जो तीर्थ स्थल के लिए माना जाता है, वहां इनका जन्म स्थान। समझ गए? तमिलनाडु के रामनाथपुरम, रामेश्वर में बेटा इनका जन्म स्थान माना जाता है। जो बेटा एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, एक साधारण मुस्लिम परिवार में, या ये कह सकते हैं बेटे एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। क्यों? क्योंकि बेटे इनके पिता नाव चलाते थे। समझ लो अच्छे से, इनके पिता नाव चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते, या नाविक थे इनके पिता, नाव चलाते थे और अपने बच्चों का पालन पोषण। इनकी माता का नाम आसी, ये लिखना बेटा, इनकी माता का नाम आसी अम्मा था। क्या था बेटे? आसी अम्मा, माता का नाम। किसका नाम बेटे? माता का, आसी अम्मा। और इनके पिता का नाम बता सकते हो आप? क्या था?
बताइए क्या था इनके पिता का नाम? इनके नाम में ही इनके पिता का नाम छुपा हुआ है। इनके नाम में ही इनके पिता का नाम है। नहीं समझ में? ये आपको ढूंढना होगा, खुद मेरे को भेजेंगे। ए का मतलब अब्दुल और पी का मतलब पाकिर, पाकिर है ना। अब तुम्हें मैंने एक छोड़ दिया, जे, वो तुम ढूंढोगे और पीछे तो अब्दुल कलाम लगाओगे। अरे जैनुलब्दीन नाम बहुत बड़ा है, बालक बड़े बड़े उसमें गलती करने के चांस। अम्मा का नाम बहुत छोटा था, आसी अम्मा, जो बेटे घर का कार्य करती थी। बड़े साधारण परिवार में जन्मे। बेटे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए बेटे पढ़ाई के साथ साथ ये अखबार भी बेचा करते थे। हमारा देश का ये महान सपूत अपने परिवार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई के साथ साथ जब टाइम बचता था शिक्षा से अलग, अखबार बेचा करते। अपने पिता के कार्य में हाथ बटाने का करते थे कि उन पर ज्यादा परेशानी ना आए। और बेटे जो इनका एक इतिहास है वो आप सब जानते हैं। पद्म भूषण, क्या बेटे? पद्म भूषण 1981 में मिला, पद्म विभूषण 1990 में मिला, और बेटा जो हमारे भारत का सब रत्न है, भारत रत्न, 1997 में मिला इन्हें भारत रत्न। भारत रत्न से भी सम्मानित व्यक्ति है हमारे अब्दुल कलाम जी। गुरु जी कब मिला था? 1997 में इन्हें भारत रत्न मिला था। क्या मिला था बेटे? भारत रत्न मिला था 1997 में। 1997 में। बेटे टाइम देख ले, जब एक हो जाए तो बता दे कब बेटा ये भारत रत्न कब मिला था इन्हें? 1997 में। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं बेटे, देखो बेटा इसको अच्छे से समझना। इन्होंने बेटे 11 मई और 13 मई में, क्या बेटे? 11 मई 13 मई 1998 में 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण राजस्थान में किया था सफल। मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है इनको। किसके नाम से? मिसाइल मैन के नाम से। अगर आप अब्दुल कलाम जी का पूछेंगे तो मिसाइल मैन के नाम से भी जाना। और 11 मई और 13 मई 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था इन्होंने। क्या किया था? पोखरण में परमाणु परीक्षण सफल है बेटा। संग में उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते। कौन हुआ करते थे? अटल बिहारी वाजपेयी। बेटे स्थिति दिन पे दिन बेटे इन्होंने देश के लिए अनेक बेटे परीक्षण किए, अनेक मिसाइल परीक्षण किए। ये कह सकते हैं अनेक महान वैज्ञानिकों में एक वैज्ञानिक हमारे अब्दुल कलाम जी थे। पूरा जीवन बेटे देश को समर्पित कर दिया। और बेटा इनकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु से पहले बेटा एक चीज और बता देता हूं आपको। हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे बेटा ये। हमारे देश के कैवे राष्ट्रपति बने ये? 11वें। और बेटे 2002 से 2007 तक रहे थे राष्ट्रपति भारत की। आप जानते हैं प्रथम नागरिक हमारे देश का कौन होता? राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति रहे हमारे 2002 से 2007 तक रहे बेटे। कब तक रहे? आप सब जानते हैं हमारे देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का, मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष।
ये आप ध्यान रखेंगे। कोई कार्यकाल पूछा तो क्वेश्चन गलत नहीं करना है। तो आप हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे अब्दुल कलाम जी। कब रहे? 2002 से लेकर 2007 तक रहे मान सपूत हमारे देश के, जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया पूरा देश के प्रति। बेटा सर, तो ये 2002 से लेके 2007 तक भारत रत्न इन्हें मिला, पद्म विभूषण इन्हें मिला, पद्म विभूषण इन्हें मिला। इनमें कोई बात ऐसा बेटे जो सम्मान के था वो इन्हें सब मिला ऐसा ना। और देश के राष्ट्रपति भी 5 साल, और इनका कार्यकाल बड़ा साफ सुथरा था। कोई राजनीतिक पार्टियां पक्ष विपक्ष बेटे इनके कार्य पे उंगली नहीं उठा पाई, ना कोई आज तक इन पर कोई भ्रष्टाचार का वो लगा, क्योंकि ये तो साइंटिस्ट बेटे, इन्होंने कभी इन्हें तो देश के लिए समर्पित किया सर। और बेटा इनकी मृत्यु 2015 में हुई। कब हुई? 2015। ये हमारे देश का महान सपूत 27 जुलाई 2015 को, कौन सी जुलाई? 27 जुलाई 2015 को 6:30 बजे लगभग देश से विदाई ले, अंतिम सांसें ली बेटा। और इनका निधन बेटे आप सब जानते हैं हार्ट अटैक माना जाता है, नहीं बेटे सच में, कि जैसे भाई वो कहते हैं ना कि सांस से जो हमारे हृदय की गति, उसके कारण बेटे इनकी। तो बेटे ये हमारे राष्ट्रपति जी एपीजे अब्दुल कलाम का बेटे जीवन परिचय मैंने आपको संक्षेप में समझाने का प्रयास किया है। और बेटा जो इसका कल थोड़ा मैं और समझा दूंगा। धन्यवाद बेटे। आज